नमस्कार छात्रों, आज मैं आप सभी के सामने एक नया टॉपिक लेकर फिर से उपस्थित हूँ। आज मैं आपको भारतीय साहित्य के स्वरूप पर पढ़ाऊँगा। कल हमने पिछली क्लास में ये देखा था कि भारतीय साहित्य का पाठ्यक्रम आपका क्या है और पाठ्यक्रम में क्या क्या आपको पढ़ना है, और उसके अलावा मैंने आपको भारतीय साहित्य की अवधारणा पढ़ाई थी। और आज मैं उसके बाद का जो विषय है उस पर चर्चा करने वाला हूँ कि भारतीय साहित्य का स्वरूप क्या है। तो भारतीय साहित्य के स्वरूप पर कवि की रचना को काव्य या साहित्य कहते हैं। यदि कोई नई कृति रची जा रही है तो उसे आप क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। और उस साहित्य के राष्ट्रवादी स्वरूप को उस देश का राष्ट्रीय साहित्य कहते हैं। अब जैसे भारत है तो भारत में पूरे, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, भोपाल, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, अर्थात भारत के समस्त 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा भारतीय साहित्य के स्वरूप के अंतर्गत की जाती है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि साहित्य कहते किसे हैं। साहित्य साहित्यस्य भावः इति साहित्यः। साहित्यस्य भावः इति साहित्यः। साहित्य से अर्थात सबको साथ लेकर चलने वाले भाव को साहित्य कहा जाता है। अर्थात जिसमें ऐसा सर्जक द्वारा लिखी गई कृति जिसमें सबको साथ ले चलने की प्रवृत्ति, उसे आप साहित्य कह सकते हैं। भारत में साहित्य शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से ही हो रहा है। ऋग्वेद में कहा गया है कि कविर मनीषी परिभु स्वयंभू। कविर मनीषी परिभु स्वयंभू। अर्थात जो कवि है वह मनीषी है और वह ईश्वर के समान है। यह विश्व जो है ईश्वर की रचना है। यदि विश्व ईश्वर की रचना है तो कवि जो है वह ईश्वर का काव्य है। अर्थात ईश्वर ने संसार को बनाया है तो ईश्वर ने ही उस कवि को भी बनाया है। एक कवि को बहुमूल्य कृति के रूप में बनाया है। उसने वेदों में कहा गया है कि कवि कर्म ही काव्य है। कवि कर्म क्या है? काव्य है। कवियीति तस्य कर्म काव्यम। आगे कवि के विषय में कहा गया है कि कवि जो है वह ईश्वर है और काव्य क्या है? संसार है। कवि को किसकी दर्जा दी गई है? ईश्वर की। और काव्य क्या है? संसार है। तो देखिए छात्रों, ईश्वर ने इस संसार को बनाया है तो कवि ने भी काव्य रूपी संसार का निर्माण किया है। अतः कवि क्या होता है? परिभु स्वयंभू, अर्थात ईश्वर के समान गुणों को लेकर चलने वाला होता है। अब इसके बाद संस्कृत साहित्य में भारतीय साहित्य के लिए वांग्मय शब्द का उपयोग किया गया है। किसका उपयोग? वांग्मय शब्द का उपयोग। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के आदि ग्रंथों में या भारतीय साहित्य के लिए संस्कृत में किस शब्द का उपयोग मिलता है, तो वांग्मय शब्द का उपयोग मिलता है। अब वांग्मय शब्द का उपयोग संस्कृत साहित्य में किया गया जिसका अर्थ पूरे भारतीय साहित्य से लगाया जाता है। किंतु वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखने चलेंगे तो हमें एक बात स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है कि आज के समय में साहित्य को अंग्रेजी के लिटरेचर का
लिटरेचर का पर्याय माना जा रहा है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आज अंग्रेजी साहित्य ने पूरे विश्व के साहित्य को प्रभावित किया है और यह वांग्मय शब्द लिटरेचर के पर्याय के रूप में नहीं प्रयुक्त हो रहा है। लिटरेचर का अर्थ होता है साहित्य, और साहित्य की परिभाषा क्या है? साहित्यस्य भावः इति साहित्यः, अर्थात जिसमें सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति है वो क्या है? साहित्य है। अब साहित्य शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? यह सम उपसर्ग युक्त समहित, और इसके बाद साहित्य शब्द का निर्माण समहित और इसके बाद अंत प्रत्यय यत। अंत प्रत्यय क्या है इसमें? यत प्रत्यय है। समहित प्लस यत के योग से साहित्य का निर्माण हुआ है। अब साहित्य शब्द जो है वह कैसा है? समहित यत। अब आप ये समझिए, सम का अर्थ होता है सभी को साथ लेकर चलना। सम का अर्थ क्या होता है? सभी को साथ लेकर चलना। और मध्य में धा धातु है जो व्याकरण के अनुसार हित ह अंत है, यत प्रत्यय है। अर्थात अगर भावनात्मक रूप हम निकालें तो साहित्य शब्द सम अर्थात सभी को समान रूप से, हित अर्थात हितकारी लाभकारी हो, यत जो प्रत्यय लगा है, यत का अर्थ हुआ लेकर आगे जाए, अर्थात समहित यत प्रत्यय का सामूहिक रूप से व्युत्पत्ति परक अर्थ हम निकालें तो जिसमें सम्यक रूप से धारण करने, साथ रखने या भाव विद्या का मान हो उसे साहित्य कहते हैं। जिसमें सम्यक रूप से धारण करने, साथ लेकर आगे जाने का, आगे जाने की भाव विद्या विद्यमान हो, उसे साहित्य कहा जाता है। ये तो रही भारतीय साहित्य की परिभाषा। साहित्य की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूपों में दी है, किंतु यहाँ वो चर्चा का विषय नहीं है। हम यहाँ भारतीय साहित्य के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ हम साहित्य के परिभाषा पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप केवल इतना समझ लीजिए कि साहित्य उसे कहते हैं जिसमें सम्यक रूप से धारण करने, साथ रखने या साथ लेकर आगे जाने की भाव विद्या विद्यमान हो, आप उसे साहित्य कह सकते हैं। संस्कृत साहित्य की अगर आप व्युत्पत्ति परक भाव कहना चाहें तो तैतस्य भाव है कि साहित्य, सबको साथ लेकर चलने की भावना साहित्य है। अब अगली बात जो साहित्य के संदर्भ में आती है वह यह है कि ज्ञान रास का संचित कोश साहित्य है। अब इतने से हमारा काम नहीं होने वाला। भारतीय साहित्य के स्वरूप पर अलग अलग विद्वानों ने
अलग अलग परिभाषाएं अपने अपने अनुसार दी हैं। इसके स्वरूप की चर्चा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग की है। अब वो कैसे की है, मैं वो आपसे चर्चा करना चाहूँगा और वो आपसे बताना चाहूँगा कि कौन सा विद्वान साहित्य को किस रूप में चर्चित करता है और क्या बताता है। अब देखिए छात्रों, आपसे दो तरह का प्रश्न इस पर बना सकता है। पहला प्रश्न ये बना सकता है कि भारतीय साहित्य का स्वरूप निर्धारित कीजिए, या विद्वानों के अनुसार भारतीय साहित्य के लक्षणों की चर्चा कीजिए। तो स्वरूप और लक्षण एक ही शब्द के दो पर्यायवाची हैं। तो आप काव्य लक्षण अगर पूछे भारतीय साहित्य का लक्षण क्या है और भारतीय साहित्य का स्वरूप क्या है, तो इस पर हम भारत के सबसे आदि आचार्यों के मतों की चर्चा करेंगे कि भारत के आदि आचार्यों ने भारतीय साहित्य के क्या क्या लक्षण निर्धारित किए हैं, कौन कौन से वो लक्षण हैं जो भारतीय साहित्य के अंतर्गत स्वीकृत किए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले छात्रों, भारतीय साहित्य के स्वरूप पर चर्चा करने वाले विद्वान हैं संस्कृत के जो सबसे महान विद्वान माने जाते हैं भरत मुनि। भरत मुनि हैं और इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम नाट्य शास्त्र है। इसे पंचम वेद की भी तुलना दी जाती है। इसमें 8 अध्याय हैं। पंचम वेद इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ शास्त्र के रूप में प्रचलित है। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। 5वां वेद कौन सा है? तो वो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। इस नाट्य शास्त्र में उन्होंने काव्य के स्वरूप पर, भारतीय साहित्य के स्वरूप पर चर्चा करते हुए कोई विशेष विचार नहीं दिया, किंतु इतना नाटकों के संदर्भ में परिभाषा देते हुए साहित्य के स्वरूप पर चर्चा करते हुए बताया कि मृदु ललित पदाढ्यम, मृदु ललित पदाढ्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम, गूढ़ शब्दार्थहीनम जनसुख पदबोध्यम, जनसुख पदबोध्यम युक्ति मानृत्य योज्यम, फिर इसके बाद आगे कहते हैं बहुकृत रसमार्गम, बहुकृत रस मार्गम संधि संधान युक्तम, संधि संधान युक्तम सभवति शुभ काव्यम, सभवति शुभ काव्यम नाटकम प्रेक्षकाणाम, यहाँ पर आचार्य भरत मुनि काव्य के स्वरूप की चर्चा करते हैं कि मृदु ललित पदाढ्यम, अर्थात मृदु और लालित्य, मृदु यानी एकदम सरल, ललित अर्थात लालित्यपूर्ण पदावली से युक्त, गूढ़ शब्दार्थहीनम जिसमें कठिन शब्दों की हीनता हो, अर्थात जिसमें कठिन शब्द न हो, जन सुख पदबोध्यम कि जनता को सुख प्रदान करने वाली। और फिर इसके बाद क्या कहते हैं
कि युक्तिमान नृत्य योज्यम, कि अर्थात जिसमें युक्तिमत्ता अर्थात वक्रोक्ति और अलंकार तथा रस योजना, युक्ति मान नृत्य योज्यम, जिसमें युक्ति अर्थात वक्रोक्ति और मान नृत्य अर्थात अलंकार आभूषण से युक्त हो, बहुकृत रस मार्गम, जिसमें विविध प्रकार के रसों का सुंदर परिपाक संधि संधानता से युक्त हो। और फिर इसके बाद क्या है कि सभवति, सभवति वही है शुभ काव्यम, अर्थात शुभ काव्य श्रेष्ठ काव्य नाटकम प्रेक्षकाणाम, जिसे नाटक भी कहा जाता है। तो देखिए छात्रों, केवल इतना हम निकाल दें तो भरत मुनि ने एक तरह से भारतीय साहित्य के स्वरूप की चर्चा कर दी है। मृदुललित पदावली से युक्त, कठिन शब्द की हीनता, अर्थ की हीनता, सर्व सुगमता, युक्ति मत्ता, नृत्य में अयोग्य करने की क्षमता, ऐसा काव्य हो जिसमें नृत्य या अलंकारों की सुंदर योजना प्रस्तुत की गई हो और उसके साथ रसों का सुंदर परिपाक हो, और इन सभी में ऐसा सामंजस्य होना चाहिए कि सभी एक दूसरे से घनिष्ठता से जुड़े हुए हों। जहाँ ऐसी विशेषता पाई जाती है वही शुभ काव्य कहा जाता है, अर्थात वही भारतीय साहित्य का स्वरूप है। आगे के आचार्य हैं विद्याधर। विद्याधर ये बताते हैं कवयतीत इति कवि है। कवयतीत विद्याधर एक दो आचार्यों की कवयतीति इति कवि है, इति कवि है, अर्थात जो कवि कर्म करता है वह क्या है, कवि है। जो साहित्य की रचना करता है, साहित्य की सर्जना करता है, वह कवि है। तस्य कर्म, और उसका कर्म क्या है, कवि का कर्म क्या है, काव्य है। तस्य कर्म काव्यम। ठीक है छात्रों, तो आचार्य विद्याधर बताते हैं काव्य रचना करने वाला कवि है और कवि का कर्म काव्य रचना है। ठीक है, फिर इसके बाद अगले आचार्य आते हैं, वो अगले आचार्य वाग्भट आते हैं। वो बताते हैं कि भारतीय साहित्य में काव्य का स्वरूप क्या है। वाग्भट के अनुसार यदि हम उनके विचार को माने तो वो कहते हैं साधु शब्दार्थ संदर्भ, साधु शब्दार्थ संदर्भ गुणा लंकार विवर्जितम। साधु शब्दार्थ संदर्भ गुणालंकार विवर्जितम नहीं, भूषितम होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, क्षमा करिएगा छात्रों। गुणालंकार भूषितम। फिर आगे कहते हैं स्फुट रीति रसोपेत। स्फुट रीति रसोपेतम, रसोपेतम काव्य कुर्वीत कीर्तये। काव्य कुर्वीत कीर्तये। अब देखिए छात्रों, यहाँ पर वाग्भट का जो विचार है, इसे कभी कभी आचार्य केशव मिश्र के अनुसार काव्य की परिभाषा क्या है, तो दोनों ने
सेम टू सेम परिभाषा दी है। तो आप सब ये ध्यान देंगे कि केशव मिश्र ने भी यहीं अपने काव्य में काव्य के स्वरूप की चर्चा यही की है, और वाग्भट्ट ने भी। वाग्भट्ट ने क्या कहा कि साधु शब्दार्थ संदर्भ गुणालंकार भूषितम। साधु अर्थात सत्य की शब्दावली से युक्त, साधु अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें सत्यता की बात हो, ऐसी सत्य शब्द और अर्थ से युक्त, विशिष्ट संदर्भों वाला, गुण अलंकार से विभूषित, स्फुट रीति का परिपाक करने वाला, जिसमें रसों का सुंदर संयोग हो, उससे काव्य की कीर्ति और बढ़ जाती है। यह काव्य की परिभाषा आचार्य केशव मिश्र ने, या आप कह सकते हैं कि आचार्य वाग्भट्ट ने दी है। इसके बाद मैं हिंदी आचार्यों की भी चर्चा करना चाहूँगा कि उन्होंने काव्य के स्वरूप की क्या क्या चर्चा की है और किन किन बातों को बताया है कि कौन कौन से गुण से एक श्रेष्ठ काव्य का निर्माण हो सकता है। तो वो अब अगर जैसे सबसे पहला विचार हिंदी आचार्यों के अनुसार भारतीय साहित्य के स्वरूप पर हम यदि चर्चा करने चलें, तो उसमें सबसे पहले आते हैं बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय वो भारतीय साहित्य के स्वरूप पर चर्चा करते हुए ये बताते हैं कि दंडी, मम्मट, आनंदवर्धन, भरत मुनि सब के मतों में एक बात स्पष्ट रूप से विद्यमान है। वह यह है कि भारतीय काव्य शास्त्रीय चिंतन एक काव्य को एक हरे भरे वृक्ष के समान देखता है, जिसमें कुछ लोग इस काव्य शास्त्र की जड़ों की चर्चा करते हैं तो कुछ वृक्ष के तने की चर्चा करते हैं। किंतु मेरे अनुसार यदि भारतीय साहित्य के स्वरूप की परिभाषा की जाए तो मैं आचार्य वामन का साथ दूंगा कि जिसमें आचार्य वामन ने शब्दार्थ से युक्त पदावली को काव्य कहा है, जिसमें शब्द और अर्थ का संयोग किया है, वह काव्य है। तो बाबू गुलाब राय ये काव्य की परिभाषा देते हैं। और हिंदी आचार्यों में सबसे पहले काव्य स्वरूप की परिभाषा प्रस्तुत करने वाले आचार्य मौलिक चिंतक आचार्य रूप गोस्वामी हैं, जिन्होंने कि काव्य को भक्ति रसामृत सिंधु कहा है। क्या कहा है? भक्ति रसामृत सिंधु। रूप गोस्वामी, इन्होंने हिंदी में अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली बार सबसे पहले भारतीय साहित्य के स्वरूप की चर्चा करने वाले आचार्य कौन हैं, तो रूप गोस्वामी हैं, जिन्होंने कि अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने काव्य को भक्ति रस से युक्त नदी बताया है कि जिसमें भक्ति का सुंदर सम्यक परिपाक स्पष्ट रूप में दृष्टिगोचर हो, वह काव्य है। अब अगले आचार्य आते हैं आचार्य तुलसीदास जी। तो देखिए छात्रों, तुलसीदास जी क्या बताते हैं। मैंने बाबू गुलाब राय के परिभाषा की तुलना आपसे इसलिए सबसे पहले कर दी क्योंकि उन्होंने संस्कृत आचार्यों के मतों को स्पष्ट रूप में दृष्टिगोचर किया था। इसके बाद हिंदी के सबसे पहले आचार्य रूप गोस्वामी हैं, जिन्होंने कि काव्य लक्षण भारतीय
साहित्य के स्वरूप पर या भारतीय काव्य साहित्य के लक्षण पर विचार व्यक्त किया था। और उसके बाद तुलसीदास जी आते हैं। तुलसीदास जी ने अपने मानस में बताया है कि काव्य क्या है। हृदय सिंधु मत सीप समाना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। शारदा कहीं सुजाना। फिर इसके बाद तुलसी जी ने क्या कहा, जो बरसै वर बारी विचारू। जो वर्षै बारी विचारू, होय कवित मुक्ता मनिचारू। होय कवित मुक्ता मनि चारू। ठीक है छात्रों, तो आप ध्यान देंगे कि तुलसीदास ने क्या परिभाषा दी है। इन्होंने काव्य की व्यापक भारतीय साहित्य के व्यापक स्वरूप की चर्चा की है। पहली बात इन्होंने क्या बताया कि काव्य क्या है। हृदय सिंधु मत सीप समाना, कि काव्य का जो हृदय है वह किसके समान है। वह सिंधु अर्थात ऐसी नदी के समान है जिसमें बहुमूल्य मोती होते हैं। ऐसे समुद्र के समान है जिसमें बहुमूल्य मोती होते हैं। कवि का हृदय ऐसा है या काव्य का हृदय ऐसा है जिसमें असंख्य, जिनकी कोई निश्चित संख्या नहीं है, उतने बहुमूल्य मोतियों से भरा पड़ा है यह काव्य रूपी हृदय का संसार। स्वाति शारदा कहीं सुजाना, जिसमें अनेक स्वाति की बूंदें पड़ी हैं जो समय समय पर सज्जनों द्वारा सुजाना यानी सज्जनों द्वारा कही गई हैं। जो बरसै वर बारी विचारू, कि जो वर्ष में एक बार ही वर्षा करती हैं, अर्थात कवि अपने जीवन में एक ही विशिष्ट कृति की रचना करता है। जैसे तुलसीदास ने कई ग्रंथों की रचना की है, किंतु रामचरितमानस ही सबसे श्रेष्ठ काव्य माना जाता है। रामचरितमानस अगर हम शुरुआत से तुलना करें तो रामलला नहछु बरवै रामायण, कवितावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछु बरवै रामायण, रामचरितमानस, हनुमान बाहुक, इस तरह से कई ग्रंथों की रचना उन्होंने की है। किंतु वो क्या कह रहे हैं, स्वाति शारदा कहीं सुजाना, कि सज्जन लोग स्वाति की, जिस तरह से स्वाति नक्षत्र में यदि वर्षा होती है तो वह यदि केले के पत्ते पर पड़ती है तो वह मोती बन जाती है, तो वो, और इसके बाद पपीहे के मुख में जाती है तो वह उसकी प्यास एक वर्ष के लिए बुझा देती है। उसी तरह से काव्य रूपी संसार जो है वह एक सज्जन द्वारा जब व्यक्त कर दिया जाता है तो स्वाति की बूंद के समान सदैव सबको लाभकारी सिद्ध होता है। जो बरसै वर बारी विचारू, जिसमें प्रत्येक विचार सुसंगठित करके पाठक के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। होय कवित मुक्ता मनिचारू, उसका एक एक कवित मणियों के समान होता है। मुक्ता अर्थात मोतियों के मणि के समान कवि का एक एक कवित मोती के समान हो जाता है। तो तुलसीदास जी ने काव्य की इतनी व्यापक परिभाषा प्रस्तुत कर दी कि उनके बाद के आचार्यों में
चाहे वो चिंतामणि हो, केशवदास हो, सेनापति हो, जसवंत सिंह हो, सोमनाथ हो, रसिक गोविंद हो, अमीरदास, ग्वाल कवि आदि जितने भी कवि उनके बाद रीतिकाल तक हुए हैं, उन्होंने तुलसीदास जी के इस विचारों की ही पुनरावृत्ति प्रस्तुत की है। तो आप छात्रों केवल तुलसीदास जी के काव्य के स्वरूप को यदि पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा कि व्यापक परिभाषा के रूप में व्यापक काव्य के व्यापक स्वरूप की चर्चा सर्वप्रथम तुलसीदास जी ने ही प्रस्तुत की थी। अब हम चलते हैं अगले आचार्यों की ओर जिन्होंने भी काव्य के स्वरूप की चर्चा की है। उनमें सबसे पहले और कठिन काव्य के प्रेत केशवदास जी आते हैं और वो भारतीय साहित्य के स्वरूप की चर्चा करते हुए साहित्य के स्वरूप को बताते हैं कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुजाति सुलक्षणी, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता, कविता बनिता मित्र। देखिए छात्रों, यहाँ पर केशवदास जी की जो परिभाषा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त, यद्यपि सुंदर जाति की, यहाँ पहले हम स्त्री पर इनकी केशवदास की तुलना व्यक्त करेंगे। यद्यपि कितनी भी सुंदर जाति की हो, सुंदर लक्षणों वाली हो, सुंदर वर्ण गौर रंग की हो, सरस हो, सरल हो, सुवृत्त अर्थात आसानी से गोलमोल बातें करने वाली हो, लेकिन भूषण बिनु न विराजई अर्थात वह बिना आभूषण के कभी भी सुशोभित नहीं होती है। चाहे वह कविता हो, कवि की कृति हो, वनिता हो, स्त्री हो, चाहे मित्रता हो, तीनों बिना सुंदर कितने भी, अब जो हमारा मित्र हो वह बहुत ही सुंदर जाति का हो, सुंदर लक्षणों से युक्त हो, उसका रंग भी गौरवर्ण का हो, वह सरल और गोलमोल बातें करने वाला हो, किंतु यदि उसने आभूषण नहीं पहना, उसने सुंदर वस्त्र नहीं धारण किए, उसने हाथ में अंगूठी, हाथ में घड़ी इस तरह से नहीं पहना है, तो वह हमारा मित्र, समाज में हम उसका परिचय विशेष ढंग से नहीं करवा पाते हैं कि आइए ये हमारे मित्र फलाना है। यदि उसने आभूषण न पहना हो और वह दुबला पतला हो, तो वह कितना भी गौर रंग का हो, उच्च जाति का हो, वह कितना भी गौरवर्ण का हो, लेकिन उसके लक्षण भी बहुत बेहतरीन हो, किंतु जब तक वह आभूषण नहीं पहनता है तब तक वह विराजई अर्थात मित्र के पद पर अच्छे से विराजमान समाज में नहीं हो पाता है। उसी के समान कविता भी है। कविता में कितनी भी सुंदर जाति के शब्द लाए गए हों, सुंदर लक्षणों वाले हों, रस छंद अलंकारों रस छंद से परिपूर्ण हो, सुंदर वर्ण हो अर्थात शब्दों का संयोग बहुत अच्छा किया गया हो, वो शब्द अत्यंत सरल हो और वक्रोक्ति से युक्त हो, किंतु जब तक उनमें अलंकार नहीं आ जाते, आभूषण नहीं आ जाते, अलंकार यानी आभूषण नहीं आ जाते, तब तक वह जो स्त्री है वह भी सुंदर नहीं होगी, कविता भी सुंदर नहीं होगी। उसी तरह से
स्त्री के संदर्भ में उच्च कुल में पैदा होने वाली हो, सुंदर लक्षण हो उसके, अच्छा कार्य करने वाली हो, सुंदर वस्त्र धारण की हो, किंतु जब तक वह गहना नहीं पहनी होगी जैसे झुमका इत्यादि, तब तक वह देखने में अत्यंत ही सुंदर नहीं लगेगी। जब तक उसका मेकअप न किया गया हो तो वो कहाँ से सुंदर लगेगी। तो काव्य के स्वरूप की चर्चा केशवदास इस रूप में करते हैं। इनके बाद, केशवदास के बाद अगले आचार्य आते हैं चिंता। केशव की एक और परिभाषा है, मैं वो आपसे कहना चाहता हूँ। केशवदास की एक और परिभाषा है, राजत रंच न दोषयुत कविता बनिता मित, कविता बनिता मित, बूंदक हाला परत ज्यों, बूंदक हाला परत ज्यों, गंगा घट अपवित्र। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर भी केशवदास ने कहा कि राजत रंच न दोष युक्त कविता बनता मित, कि अगर थोड़ा सा भी दोष कविता में आ जाए या स्त्री में आ जाए या मित्र में आ जाए, तनिक भी दोष आ जाए तो राजत रंच न, किसी को भी वो सुशोभित नहीं करते। वह कविता भी बेकार हो जाएगी, मित्र भी बेकार हो जाएगा और स्त्री भी बेकार हो जाएगी जिस पर दोषारोपण कर दिया गया हो, जिसके अंदर दोष आ गया हो। कैसे? जैसे कि बूंदक हाला परत ज्यों, एक बूंद यदि मदिरा गंगा जल में पड़ जाए तो वह गंगा का घाट ही अपवित्र मान लिया जाता है। उसी तरह कविता में भी यदि दोष आ जाए तो वह कविता भी बेकार होगी, वह स्त्री भी बेकार होगी जिस पर दोषारोपण कर दिया गया है, और वह मित्र भी बेकार होगा जिस पर दोष लगा दिया गया है। आगे चिंतामणि कहते हैं, चिंतामणि काव्य के स्वरूप की, भारतीय साहित्य के स्वरूप की चर्चा करते हुए बताते हैं कि सगुण अलंकारन सहित, सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होय, दोष रहित जो होय। अब वो क्या है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। शब्द अर्थ ताको कवित, शब्द अर्थ ताको कवित, ताको कवित, कहत विबुध सब कोय, कहत विबुध सब कोई। देखिए छात्रों, यहाँ पर चिंतामणि कह रहे हैं कि सगुण अलंकारन सहित, सगुण अर्थात गुण सहित अलंकारों से युक्त दोष रहित जो होता है और जिसमें शब्द और अर्थ का सुंदर संयोग हो, उसे आप काव्य कह सकते हैं। कहत विबुध सबको, सभी विद्वान इस परिभाषा को सर्वमान्य रूप से मानते हैं। आगे अब मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा श्रीपति। श्रीपति अगले आचार्य हैं। ये भी भारतीय साहित्य के स्वरूप की चर्चा करते हुए भारतीय साहित्य के स्वरूप को इस रूप में परिभाषित करते हैं कि शब्द अर्थ बिन दोष गुण, शब्द अर्थ
बिनु दोष गुण अलंकार रसवान। अलंकार रसवान ताको काव्य बखानिए। ताको काव्य बखानिए श्रीपति परम सुजान। श्रीपति परम सुजान। यहाँ पर श्रीपति बताते हैं कि रस के महत्ता को वो स्वीकार करते हुए कहते हैं कि शब्द अर्थ बिनु दोष गुण, कि शब्द और अर्थ से युक्त दोषों के बिना, जिसमें दोष न हो, गुण हो, अलंकार हो और रसों का सुंदर परिपाक हो, तो ताको काव्य बखानिए अर्थात उसी तरह के काव्य स्वरूप को ही श्रेष्ठ काव्य कहा जाएगा। श्रीपति परम सुजान अर्थात श्रीपति से पहले कई सज्जनों ने, विद्वानों ने इस परिभाषा को दे दिया है, अर्थात ये रस की परिभाषा को, रस की महत्ता को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं। इनके अलावा केशव, चिंतामणि, श्रीपति के अलावा देव कुलपति, सोमनाथ, भिखारीदास ने भी काव्य की अलग अलग परिभाषाएं, भारतीय साहित्य के स्वरूप की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिन्हें उतनी महत्ता नहीं दी जाती। सबकी परिभाषाएं तुलसीदास जी की परिभाषाओं में सम्मिलित हो जाती हैं, या इन आचार्यों की परिभाषाएं कहीं न कहीं संस्कृत के आचार्यों की परिभाषाओं की नकल हैं। इस तरह की बात मिलती है, चाहे देव हों, कुलपति हों, सोमनाथ हों, भिखारीदास हों। भिखारीदास हों, चाहे प्रताप शाही हों, इन सभी ने भारतीय साहित्य के स्वरूप की चर्चा अपने अपने ढंग से प्रस्तुत की है। इन आचार्यों के मत भी बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, भले ही वो संस्कृत आचार्यों के द्वारा बताए गए भारतीय साहित्य के स्वरूप की नकल हो, किंतु इन आचार्यों की महत्ता भी सर्वश्रेष्ठतम स्वीकार की जाती है। अब हम चलते हैं हिंदी की खड़ी बोली के कवियों के अनुसार भारतीय साहित्य के स्वरूप की चर्चा। हिंदी की खड़ी बोली के कवियों द्वारा भारतीय साहित्य के स्वरूप का आकार। अब देखिए, भारतीय साहित्य के स्वरूप की चर्चा हिंदी की खड़ी बोली के कवियों ने किस तरह से व्यक्त की है। तो सबसे पहले आचार्य आते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या बताते हैं कि यमुना के किनारे, सबसे पहले मैं लिख देना चाहूँगा नाम, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या बताते हैं भारतीय साहित्य के स्वरूप की चर्चा। वो कहते हैं कि यमुना के किनारे खड़े होकर काव्य रूपी कौतूहल का वर्णन बहुत हो चुका। वर्तमान समय में अब
न तो क्रियाओं पर लिखने की आवश्यकता है, न तो उसके स्वरूप पर लिखने की आवश्यकता है। रस छंद अलंकारों के सुंदर परिपाक की चर्चा बहुत हो चुकी भारतीय साहित्य के स्वरूप पर। अब वर्तमान समय में साहित्य की भाषा, शैली, छंद योजना को छोड़कर काव्य के अंतः तत्वों की चर्चा करना आवश्यक है। चाहे वह प्रकृति चित्रण हो, चाहे वह राष्ट्रवादिता हो, चाहे स्त्री के विषय में कवि द्वारा दिया गया दृष्टिकोण हो, अर्थात काव्य के कला पक्ष को छोड़कर अब भाव पक्ष पर चर्चा करने की आवश्यकता है भारतीय साहित्यकारों को। तो वो एक परिभाषा देते हैं और कहते हैं कि सुरम्यता ही कामनीय कांति है, सुरम्यता ही कामनीय कांति है, अमूल्य आत्मा रस है, मनोहरे। सुरम्यता ही कामनीय कांति है, अमूल्य आत्मा रस है, मनोहरे। शरीर तेरा शब्दार्थ मात्र है, शरीर तेरा शब्दार्थ मात्र है। फिर आगे कहते हैं कि नितांत निष्कर्ष यही नितांत निष्कर्ष यही। अब देखिए छात्रों, यहाँ पर ये महावीर प्रसाद द्विवेदी बताते हैं कि सुरम्यता ही कामनीय कांति है, अर्थात कविता में सुंदर संवादों की योजना ही सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। अमूल्य आत्मा रस है, मनोहरे। काव्य की आत्मा अमूल्य है और उसका रस एक मनोहर है। रस सुंदर संयोग प्रस्तुत करने वाला है। शरीर तेरा शब्दार्थ मात्र है, और काव्य का जो शरीर है वह केवल शब्द और अर्थ ही काव्य के शरीर में स्वीकार करना चाहिए। नितांत निष्कर्ष है यही, और यही कविता के स्वरूप का निर्धारण करने का स्वरूप यही है। अर्थात न तो केवल कविता की शोभा बढ़ा सकती है कामनीय कांति, अर्थात रस छंद अलंकारों की सुंदर योजना केवल कविता को सुंदर बना सकती है, लेकिन विचारों की सृष्टि करने के लिए शब्दार्थ, शब्द और अर्थ की सुंदर योजना का होना अत्यंत अनिवार्य है। इस बात की चर्चा भारतीय साहित्य के स्वरूपकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी व्यक्त करते हैं। आगे भारतीय साहित्य के स्वरूप की चर्चा आचार्य रामचंद्र शुक्ल करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था शरीर की ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। और उसी हृदय की मुक्तावस्था को लेकर मनुष्य की वाणी जो लगातार विधान करती आई है, वही भारतीय साहित्य के स्वरूप का मूल बिंदु है। मुख्य ध्येय भारतीय साहित्य के स्वरूप का वही है, अर्थात आत्मा की ज्ञान दशा, रस दशा जो है, काव्य की जो रस दशा है, वही प्राचीन काल से लेकर भारतीय साहित्य के आज के स्वरूप का रूप विधान करती आई है। इसके बाद अगले आचार्य आते हैं नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी भारतीय साहित्य के स्वरूप की चर्चा करते हुए बताते हैं कि भारतीय साहित्य प्राकृत मानव अनुभूतियों, यानी प्राचीन काल के प्राकृतिक रूप से रहने वाले मानव की अनुभूतियों और नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय किया गया चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास का सुंदर चित्र प्रस्तुत करता हो।
डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र लिखते हैं कि गुण का अधिक अलंकार बाहुल्य एवं सुंदर परिपाक भाव एवं चमत्कार कविता की उत्तम भाव व्यवस्था कही जाती है। सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता क्या है? सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार हम देखें, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। सुमित्रा नंदन पंत की परिभाषा ये है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। आगे डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि रसात्मक शब्दार्थ ही भारतीय साहित्य का स्वरूप है। डॉक्टर नगेंद्र, रसात्मक शब्दार्थ ही भारतीय साहित्य का स्वरूप है। फिर इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल, देखिए छात्रों, एक बात मैं आपसे स्पष्ट कर दूं कि भारतीय साहित्य के स्वरूप की चर्चा करते हुए जितने भी आचार्य हुए हैं, सब ने भारतीय साहित्य के स्वरूप के विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो हिंदी की खड़ी बोली के जो 3-4 मुख्य आचार्य हैं, मैं उनके द्वारा दी गई भारतीय साहित्य के स्वरूप की चर्चा को बताना चाहूँगा। एक तरफ आचार्य, दूसरे तरफ स्वरूप, भारतीय साहित्य का स्वरूप उन्होंने क्या निर्धारित किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल भारतीय साहित्य के स्वरूप को हृदय की मुक्ति, हृदय की मुक्तावस्था, रस दशा और क्या बताते हैं, लोक सामान्य की भावभूमि, लोक सामान्य की भावभूमि को काव्य भारतीय साहित्य का स्वरूप बताते हैं। डॉक्टर नगेंद्र रसात्मकता भारतीय साहित्य का स्वरूप बताते हैं कि भारतीय साहित्य के चरित्र में मुख्य रूप से रस दशा या रसात्मकता विद्यमान है। नंद दुलारे वाजपेयी भारतीय साहित्य के स्वरूप में भारतीय साहित्य के मूल में सौंदर्य संवेदना को स्वीकार करते हैं। फिर इसके बाद अगले आचार्य हैं जयशंकर प्रसाद संकलनात्मक अनुभूति को भारतीय साहित्य का स्वरूप बताते हैं। इस तरह से भारतीय आचार्यों ने काव्य के स्वरूपों की चर्चा विविध रूपों में अलग अलग रूप से प्रस्तुत की है, जो न केवल हमारे लिए श्रेष्ठ है बल्कि समूचे भारतीय साहित्य का
प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय साहित्य से तात्पर्य केवल एक बिंदु को लेकर नहीं है, बल्कि साहित्य एक व्यापक शब्द है। भारतीय साहित्य जो विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है, जिसमें सभी को साथ लेकर चलने की क्षमता है। भारतीय साहित्य पूरे भारत को एकजुट रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए भारतीय साहित्य का स्वरूप एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक हरे भरे वृक्ष के समान है, जो यश की वृद्धि करता है, व्यवहार में सत्यता लाता है, सद्गुणों की रक्षा करता है और निवृत्ति को अर्थात इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भारत को एकीकृत करने में श्रेष्ठ भूमिका निभाता है। इस प्रकार से बच्चों, आज मैंने आपको भारतीय साहित्य के स्वरूप को पढ़ा दिया। अब अगले दिन जब हम मिलेंगे तो भारतीय साहित्य की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप घर पर रहिए, पढ़ते रहिए, लगातार अध्ययन करते रहिए, क्योंकि आपकी परीक्षाएं धीरे धीरे नज़दीक आ रही हैं।